नमस्कार दोस्तों, हमारी क्लास इंटरव्यू की अब हम लोग थोड़ा हर एरिया में जो भी ज़्यादा चर्चाओं में रहा है वो इंटरव्यू की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम उन सारे मुद्दों पर या उन सारी खबरों पर ज़्यादा दृष्टिकोण स्थापित करेंगे। तो हमारा ये आज का मुद्दा मैं आप लोगों को अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ। ये आप हाल ही में यदि आप लोग करंट अफेयर की न्यूज सुनी हो कि 11 नवंबर को 2024 को हाल ही में अंतरिक्ष युद्धाभ्यास हुआ है। इसके पहले आप लोगों ने पहले ऐसा कभी नहीं सुना होगा। आप लोगों ने दो देशों के बीच युद्धाभ्यास सुना हुआ है, किसी देशों की तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास सुना होगा। लेकिन इस बार 2024 में 11 नवंबर को अंतरिक्ष युद्धाभ्यास हुआ है। हमारे तीनों सेनाओं के सैन्य अधिकारियों और जो भी हमारे यहाँ पे अंतरिक्ष एजेंसी है और जो भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इन सारे सैन्य अधिकारियों ने मिलकर एक युद्धाभ्यास, इसका पर्पस था कि हमारी अंतरिक्ष जितनी भी संपत्तियां हैं उनकी सुरक्षा करना और कोई भी अंतरिक्ष क्षेत्र से भारत के ऊपर होने वाली किसी भी प्रकार के हमले से भारत देश की रक्षा करना। ये हो गई पहली खबर। एक आपने स्पेसएक्स अभी हाल ही में 30 दिसंबर को आपने एक न्यूज सुनी होगी 2024, ठीक है। इसमें आप लोगों ने डॉकिंग और अनडॉकिंग वाला एक जो हमारी, मैं आपसे बोल दूं कि तकनीक विकसित की है हमारी इसरो ने। तो इसमें आप लोगों ने ये हो गई तीसरी न्यूज है हमारी। आप लोगों ने पुष्पक विमान सुना होगा जो हमारे यहाँ पे डीआरडीओ ने इसका विकास किया है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए अब आप लोगों को क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। पहले तो मैं चंद्रयान मिशन 1, 2, 3 और 4 ये सारी चीजों को आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर अब इसमें से आप लोगों को मैं पूरा जो एरिया है ना, मैं इन सारे एरिया को एक ही क्लास में ज्यादा आप लोगों को कितनी जरूरत की चीजें हैं और कौन सी आप लोगों को याद रखना है, तो ये सारी चीजें एक एक करके समझा रहा हूँ। बाकी मैं एक अलग से मिशन आदित्य L1 भारत देश ने सफलता पाई है उसको, तो वो मैं एक अलग से, क्योंकि वो सूर्य मिशन था, उसको मैं अलग से क्लास में आपको ज्यादा डिस्कस करूंगा। इसलिए मैं ये आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ क्योंकि ये सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के नामों का इसमें जो चर्चा हुआ है और इसमें आप लोग कई कर्मकांड में मंत्र चंद्र के, सूर्य के, मंगल के सारे देखते होंगे हवन पूजन में। इसलिए इन सारे मुद्दों की आप लोगों को जानकारी होना बहुत जरूरी है। पहला चंद्रमा पे हम लोगों ने मिशन भेजा पहला 2008 में। ये 22 अक्टूबर के दिन भेजा था। इस मिशन ने हम लोगों को इतना ज्यादा सफलता तो नहीं मिली, लेकिन पानी की खोज हमारे इसी मिशन ने खोज करके दी। दूसरा चंद्रयान 2 हम लोगों ने भेजा 2019 में, ठीक है। इससे हमारा जो पर्पस था कि हम लोगों को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करवानी थी, लेकिन इसका हमारा जो प्रज्ञान रोवर था, जो विक्रम लैंडर था, उसका एक दूसरे से संपर्क टूट जाने के कारण ये पूर्णतः सफल तो नहीं माना जा रहा है, लेकिन आंशिक सफल माना गया, क्योंकि अभी भी इसके रोवर वहां पे एक्टिव हैं और कुछ ऐसी हमारे वैज्ञानिक वर्तमान में उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारा आंशिक सफल माना जाएगा, असफल नहीं कहना है, ठीक है। आंशिक रूप से सफल, पूर्ण रूप से तो सफल नहीं हुआ है, लेकिन आंशिक से। तीसरा हमारा, अब आते हैं हम लोग चंद्रयान 3 पे। चंद्रयान 3 हमारा 23 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया। इससे आपके प्रश्न निकलेंगे, इसकी उपलब्धि पूछे ना पूछे, लेकिन चंद्रयान 3 से आप लोगों से इसलिए निकलेंगे क्योंकि पहले तो जब वहां पे जो रोवर हम लोगों ने भेजा था उसका नाम क्या है, तो रोवर का नाम प्रज्ञान था। अरे ऐसा नहीं, ऐसा लग रहा है, ठीक है।
ठीक है। जो वहां पे उतरना था उसका नाम रखा था हम लोगों ने, हमारे प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर साराभाई, तो उनका उसके नाम पर लैंडर का नाम विक्रम था। ठीक है, ये याद रखना है। अब जहां पे लैंडर उतरा है हमारा, उस पॉइंट का नाम क्या था? तो उस पॉइंट का नाम शिव शक्ति पॉइंट। ये विशेष तौर पे आपको याद रखना है, जो भी हमारे विद्यार्थी इस 2025 में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, क्योंकि शिव शक्ति पॉइंट आप धार्मिक शब्द मान ले, धार्मिकता से एक जुड़ा हुआ शब्द है, तो इसका पॉइंट ज्यादातर बच्चों को भूलने की ज्यादा संभावना है। तो इसको शिव शक्ति पॉइंट पे वहां पे उतरा हुआ था। करना क्या है, वहां की सारी चंद्रमा की क्या गतिविधियां हैं, क्या कैसी लैंड है, क्या वहां उपस्थित तत्व हैं, इन सारी चीजों का। अब इसमें फायदा क्या होता है किसी देश को, यदि कोई देश ये सारे मिशन, पहली बात तो आप लोगों को पता होगा कि 8 से 10,000 करोड़ खर्च आता है एक मिशन में। और ये हमारा GSLV मार्क 3 से भेजा गया था। ठीक है, एक होता है PSLV C11 जो पहला मिशन था, लेकिन C60 तक हमारी ये सीरीज पहुंच चुकी है। तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसका पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल एक वाहन है। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे हम लोग सामान ढोते हैं, तो हमारा कोई एक भारवाहक वाहन है, तो एक वाहन हमारा होता है जो हम लोग कम क्षमता वाला वाहन है, जिसमें हम लोग मान लो 1 टन वजन ले जा सकते हैं। और एक वाहन हमारे पास है जो हम लोग 4 टन के वजन ले जा सकते हैं। तो इसी में इतना अंतर है। जो भी लंबे भार वाले या लंबे दूर वाले हम लोगों को रॉकेट लॉन्च करने पड़ते हैं, वो GSLV मार्क 3 ये सीरीज नंबर होता है इसका। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए तो सीधे GSLV मार्क 3 से चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च हुआ था, उसका क्या पर्पस था, ठीक है, क्या क्या नाम थे, ये आप लोगों को याद रखना है। ज्यादा गहराई में घुसना नहीं है, आप लोगों को क्या जरूरत है उस दृष्टि से देखना है। बाकी पूरी गहराई में तो आप लोगों को कुछ लंबा इसमें विशेषज्ञ बनना नहीं है। ये हमारे तीनों मिशन चंद्रयान 1, 2, 3 हो गए। अब एक चंद्रयान चौथा मिशन में आप लोगों को ऊपर बता रहा हूं, ये 2027 में जाएगा, जो हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रयान 4, इसका पर्पस अब आप लोगों को देखना है, क्योंकि भविष्य में जितनी भी हम लोग अच्छी प्रौद्योगिकी मतलब टेक्निक का, ठीक है, अच्छी क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे, हमारी भारत की साख उतनी ही बढ़ेगी। पूरे विश्व में अभी तक जितने हम लोग काम किए हैं, इसमें 3 और 4 ही देश कर पाते हैं, बाकी उसमें चौथे नंबर पे या कभी 5वें नंबर पे भारत का नाम आता है। तो इसमें सबसे अच्छा तो हमारे भारत की छवि अच्छी होती है। दूसरी बात, आप लोग इनकम का जरिया तो देख ही रहे हैं, क्योंकि विदेशों से कई सारे हमारे यहाँ से रॉकेट मतलब अपने उपग्रह लॉन्च करने के लिए देते हैं, तो उसमें एक इनकम और रोजगार का जरिया भी होता है, और साथ में अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी हमारे अच्छे होते हैं। तो ये सारे फायदे हैं। बाकी इसको आपसे नकारात्मक दृष्टि से प्रश्न जरूर पूछ लिया जाएगा कि आखिर कर क्या लेंगे आप चंद्रमा में जाके। देखो, एक सामान्य जो धारणा रहती है कि अब चंद्रमा में भी प्लॉट खरीदेंगे, तो ऐसा भविष्य में कब होगा क्या, उसमें नहीं जाना है आप लोगों को कल्पना में, लेकिन इसके क्या प्रभाव या क्या फायदे होते हैं जो हम लोग इतना पैसा मतलब आपसे पूछा क्या जाएगा कि जब भारत की स्थिति इतनी सामान्य होने के कारण कोई ऐसा तो पैसा है नहीं है कि खजाने के खजाने भरे रखे हों, तो चाहे जितना लुटाओ रिसर्च में या कुछ भी करो, लेकिन ऐसा उल्टा प्रश्न पूछ। लेकिन आप लोगों को उत्तर क्या देना है कि भविष्य को देखते हुए इन सारी टेक्नोलॉजी पर हम लोगों को खर्च करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में पूरा समय तकनीकी युग होगा। उसमें यदि हम लोग पिछड़ जाएंगे अंतरिक्ष क्षेत्र में, तो उसमें फिर सुरक्षा की दृष्टि से साथ साथ नागरिकों की सुरक्षा पे भी ज्यादा नुकसान या नकारात्मक प्रभाव या ज्यादा अंदेशा होता है। तो इन चीजों को, ये 2027 में भारत सरकार का मिशन है। इसमें अंतरिक्ष यात्रियों को, ये मानव रहित मिशन थे तीनों, चंद्रयान 3 तक। चंद्रयान 4 मानव सहित वाला मिशन जाएगा। इसमें जैसे अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा भी जाएगा और उसी प्रकार वहां से वापस भी लेके आएंगे।
अभी तक जो भी हमारा रॉकेट जाता है वो उनकी क्षमता केवल इतनी विकसित थी कि यहाँ से वहां तक पहुंचा दिया जाता है। ऐसी भारत के पास कोई तकनीकी विकास नहीं हुआ था कि जो वहां से किसी को वापस लेके आ जाए। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो पुष्पक विमान नाम करके रॉकेट तैयार किया है, वो हमारी सैन्य जो वायुसेना के और इसरो वाले और DRDO वालों ने सब परीक्षण कर लिया है। 4.5 किलोमीटर से उतारा गया है। मैं एक खूबसूरत बात बता दूं आपकी, जितने पहले अंतरिक्ष और हमारे जो सामान्य एरोप्लेन जो हवाई जहाज उड़ती है, इनकी ऊंचाई कितनी रहती है। हमारे जो वर्तमान में अभी आप लोगों ने हवाई जहाज देखे होंगे आसमान में, 12 से 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक उड़ते हैं। और जो हमारे अंतरिक्ष स्टेशन होते हैं वो लगभग 300 से 400 किलोमीटर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो GSLV की क्षमता है वो 2000 किलोमीटर तक की ले जाने तक की है। ये आपने देखा होगा, ये पुष्पक विमान जैसे 4.5 किलोमीटर ऊपर से छोड़ा गया तो इसने नीचे जमीन पर सॉफ्ट लैंडिंग की, तो इसको एक सफल परीक्षण माना जा रहा है। तो अभी ऐसा प्रश्न आपसे जरूर पूछा जा सकता है कि जो रीयूजेबल व्हीकल है, मतलब दोबारा हम लोग जिसको यूज कर सकते हो, कोई नुकसान ना हो, वो ऐसा कोई विमान का और जिसका धार्मिकता से संबंध है, तो आपको पुष्पक विमान जरूर याद रखना है। ये दूसरी। अब ये स्पेसएक्स जो अभी दिसंबर 2024 में इसकी इस मतलब तकनीकी का विकास किया है कि अंतरिक्ष में हमारे यहाँ पे एक डॉकिंग तकनीक होती है कि यहाँ से ये 2 उपग्रह हम लोगों ने लॉन्च किए। अब वहां पे इतनी तेजी गति से घूमते हुए उपग्रहों को और दोनों को एक साथ में जोड़ना, ये हो गया है डॉकिंग। और इनको अलग करना सॉफ्ट तरीके से, ये हो गया है अनडॉकिंग। आप लोगों की जरूरत की ये चीज नहीं है, लेकिन अंतरिक्ष क्षेत्र में होने वाली गतिविधि, साथ में सुरक्षा की दृष्टि से, भारत देश की रक्षा तकनीकी दृष्टि में इन चीजों का क्या योगदान है या भारत इस क्षेत्र में कितनी प्रगति कर रहा है, तो आप लोगों को एक मनमोहक उत्तर आना चाहिए। आप लोगों के छोटी छोटी जो भी धार्मिक संबंधी चीजें हैं, इनसे तो जरूर प्रश्न पूछ लिया जाएगा, लेकिन आप लोगों को ये सारी चीजें इतना पता होना चाहिए कि यदि कोई स्टार्ट कर देता है कि चंद्रयान मिशन 4 क्या है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मानव सहित हमारा मिशन है, जिसमें इस बार हम लोग पहले तो मानव रहित विमान भेजा करते थे, लेकिन इस बार हम लोग मानव को ले जाने की और साथ में वापस लाने का हमारा मिशन है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें, जैसे शिव शक्ति पॉइंट हुआ है, विक्रम लैंडर रोवर का विज्ञान नाम क्यों रखा गया है, कहाँ से लॉन्च होता है, लॉन्च और मैं बता दूं, एक आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा जगह है, इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च होते हैं। तो आप लोगों को ये 2 याद नाम हो जाए कि श्री हरिकोटा जो स्थित द्वीप है उसमें सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यहाँ से लॉन्च किए जाते हैं। तो आप लोगों को ये सारी चीजें याद रखनी है और इसमें बिल्कुल 4 चीजों को बिल्कुल याद रखना है। एक और में महत्वपूर्ण मिशन है जो हमारा आदित्य L1 है, उसको मैं एक अलग कक्षा में समझाऊंगा, क्योंकि उतना ही जरूरी जितने ये हैं उतना ही वो सारे हमारे वो। तो आप लोगों को ये चारों मिशन के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी करते मैंने तो जितनी आपको जरूरत पड़ेगी उतनी बता दी है, बाकी और लेना चाहें आप लोगों को ये छोटे छोटे रॉकेटों के नाम ये नहीं है। बाकी धार्मिक संबंधी ये पुष्पक विमान आ रहा है अभी, तो इसका और चौथे का क्या तकनीकी विकास भारत इस क्षेत्र में कर रहा है, इन चीजों की ज्यादा जरूरत रहती है। तो आप लोगों को इसको भारत की तकनीकी विकास के तौर पर और अंतरिक्ष क्षेत्र में जितने भी हमारे सामग्री है, उपग्रह है, उस सारी की सुरक्षा की दृष्टि से, ठीक है, और भविष्य में आने वाले अंतरिक्ष खतरों के रूप में हम लोगों को इस क्षेत्र में काम करना बहुत जरूरी है। अब चाहे वो उसमें भारत आर्थिक तौर पे भले ही कमजोर अभी अन्य विकसित देशों के, क्योंकि अभी बहुत सारे
विरोधी तत्व या ये हमारे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि जब भारत में इतना गरीबी और भुखमरी सारी चीजें, स्वास्थ्य क्षेत्र में पैसा खर्च करने की जरूरत है या शिक्षा क्षेत्र में, वहां सरकार यहाँ पे इतना बर्बाद करने की अपनी वाई लौटने में लगी है। आप लोगों को इन सारी चीजों में नहीं, भविष्य के खतरों को देखते हुए, क्योंकि आप लोग सेना में जा रहे हैं तो सेना की दृष्टि से देखना है, और एक किसी भी मुद्दे पे आप लोगों को सरकार का मिशन हो या कोई योजना हो उसमें सकारात्मक की दृष्टि से देखना है। यदि कोई इंटरव्यू पैनल वाला आपको ज्यादा प्रेशर करता है कि इसमें कोई नकारात्मक बातें भी बताना है, तो उसमें कुछ यदि आपके दिमाग में आती हो या आप लोग ने वर्तमान में कोई चुनौती या उससे संबंधित पड़ी हो, तो उसमें आप लोगों को प्रस्तुत तो करना है, लेकिन वो लास्ट या अंतिम नहीं पकड़ देना है कि अंतिम चुनौती, उसमें एक सुधार वाली बात आपको रख के और खत्म कर देना है। तो किसी भी यदि सरकार की, सेना की, कोई भी संबंधित या आपकी स्वयं की कोई गलती यदि आपसे पूछता है कि आप अपनी कमी बताएं, तो आपको कमी बताना नहीं है, लेकिन किसी किसी चीज में उसी अच्छाई वाली में कोई आपको थोड़ा सा पॉइंट या कोई भी गलत चीज या चुनौती लगती है तो उसको एक सुधारात्मक की सर यदि इस पे ज्यादा ध्यान दिया जाए तो और बेहतर कर सकते हैं। अच्छाई के लिए कमी को प्रस्तुत करना है, ये याद रखना, क्योंकि यहाँ से इंटरव्यू यही तो परीक्षण है इंटरव्यू का। आप लोगों का जो मैंने बताया कि IQ चेक कैसे करते हैं, यही ऐसे ही करते हैं कि मैंने जैसे पूछा कि आप अपनी कमी बताएं, तो आपको अपनी कमी नहीं बताना है किसी भी क्षेत्र में। आप जितने भी आपने अच्छा या अच्छाई हो या जो उनके सामने लगता हो कि मेरी अच्छाई चेक हो गई है इंटरव्यू पैनल वालों के सामने, तो अच्छाइयों के साथ साथ अब लास्ट में आप लोगों को उत्तर क्या रखना है कि सर कोई भी, क्योंकि यदि आप किसी में कमी ढूंढते हैं तो सबसे पहले तो कमी आपके अंदर पाई जाएगी। कमी जब ही दूसरे में दिखती है जब खुद के अंदर कमी होती है। ये आप लोग आध्यात्मिक तौर पर यदि आपको रियल में अनुभव है तो आप बहुत अच्छी तरह अध्ययन आपने गहराई से किया हो तो जानते हो। तो अपनी कमजोरी पकड़ने नहीं देना है इंटरव्यू पैनल वालों को, क्योंकि उनका सबसे पहला काम यही रहता है कि वो आपकी आखिर आप किस क्षेत्र में कमजोर हैं। तो बिल्कुल विश्वास से, आत्मविश्वास भरे हुए और बिना निडर होके उत्साह से, देखो मैं आप लोगों से बोल रहा, पहले भी समझा चुका हूं कि पहले से कोई काल्पनिक भय के डर में जीना ही नहीं है। आप लोगों का यदि इंटरव्यू हो, वो आपका कॉल आता है, आप जाते हैं, तो एक दिमाग में बात, मैं जब पिछली बार भी तैयारी करवाया था तो बोले मैंने तो ये सारी चीजें मुझे पता ही नहीं है, हम कैसे बताएंगे, और इस सारे क्षेत्र में हमको केवल मतलब कर्मकांड संबंधी ज्ञान है, हम तो इसी का बता पाएंगे। देखो मैंने बोला कि मान लो पहले से वहां सामने न जाने से पहले से डरने में क्या फायदा है। वहां कोई इंटरव्यू पैनल वाले वहां एक तोप लगा के तो रखे नहीं है कि मान लो कि आपसे नहीं बनेगा तो वहां से वो एक सीधा गोला दागेंगे, वो आपको चीरते हुए निकल जाएगा। ये प्रैक्टिकल बात है, नहीं बनता है तो सीधे नहीं बनता है। अभी से डरने में क्या है, जो आपका समय बचा हुआ है आप वो भी मिस कर देंगे कुछ नया सीखने में। बाकी वहां जो होगा वो छोड़ देना कि कब मेरा इंटरव्यू है, कब देना है। आप तो जो अभी वर्तमान का समय है उसको आपको सकारात्मक तौर पर उपयोग करना है। यदि इसको आप कर गए तो यहीं से तो आपका एक आत्मविश्वास पैदा होता है। मेरे में जितने भी आपको मुद्दे बताता हूं, आपके लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सी जानकारी आपके पास होना चाहिए या कितने स्तर तक वो आपसे जानकारी मांग सकते हैं, ये मैं बताता हूँ। बाकी कोई भी मुद्दा मुझे अपना व्यूज या ऐसे चक्कर में तो मैं बहुत फैला के और ज्यादा ये सारी चीजें कर सकता था, लेकिन आपको क्या जरूरत है ये सब आपको बिल्कुल ध्यान रखना है।